हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस का आरओ के हिंदी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि एक वीडियो अपलोड हो रही है, जल्दी आप वो आपके सामने आएगी। और जितने भी पेपर्स हैं यूपी आरओ के हिंदी के, वो सभी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए हैं और आपने अच्छा खासा रिव्यू दिया है उसका। इसके लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने कमेंट किया उन लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच। इस क्लास को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे कि आपको और आपके आपके मित्रों को सभी को इस क्लास का लाभ मिले। ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जा रही है। इस बेस ये ध्यान में रखकर, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। और आपका हम लोगों का लक्ष्य है कि आपको आपकी तैयारी के हिसाब से परखा जा सके, आप खुद अपनी जांच कर सकें कि आप अभी कितने पानी में। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपका यूपी आरओ का, जो कि 27 जुलाई को आपका एग्जाम होना है, और ये मान के चलिए 27 जुलाई को होकर रहेगा। और अब हिंदी और जीएस दोनों ही मर्ज कर दिए गए हैं, तो ये मान के चलिए आपको 300 नंबर की दौड़ रहेगी, सॉरी 200 की दौड़ रहेगी। और बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, आलस बिल्कुल मत दिखाइएगा, क्योंकि यही समय है जिसमें आप एक योद्धा बनेंगे या तो एक फेलियर। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप आरओ की, जो कि बहुत अच्छी जॉब है, आप उसको लेना चाहेंगे या उसको वहीं गवा देंगे अपनी लापरवाही में। उम्मीद है कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, 200-250 वैकेंसी। इसमें ये मान के चलिए वही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, और जो सिर्फ हवाई में ही रहेंगे वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और वो फिर से 2 साल का इंतजार करेंगे और फिर से तैयारी करेंगे। तो ऑलरेडी एक एग्जाम होने में लगभग 3 से 4 साल लग जा रहे हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि आप कहाँ पर हैं। अगर आपने ये मौका भी गवा दिया तो आप कहाँ पहुँचेंगे। तो ये डर था, और हम आपको डरा ही रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। तो तो ऐसा ना हो, इसलिए तैयारी को जारी रखें। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि विज्ञ का विलोम कौन सा होगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। विज्ञ का विलोम शब्द, जल्दी से बताइए, विज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा। आपको पता है कि 10 विलोम शब्द आने हैं, तो उन 10 विलोम को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप ये मान के चलिए, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 45 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप, जो कि आप जब पेपर देखेंगे तो उनमें से आप लगभग 50 प्लस पहुंचेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हार्ड है, कोई नॉर्मल प्रैक्टिस सेट नहीं है। और जिनको आता है उनके लिए आसान है, और जिनको नहीं आता है उनके लिए 45 नंबर बहुत ज्यादा है। तो विज्ञ का विलोम कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ या अज्ञ। तो विज्ञ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 3 ऑप्शन है, अब इन 3 ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये 3 ऑप्शन किस किस के विलोम होंगे। देखो, प्रज्ञ का क्या होगा, प्रज्ञ का हो जाएगा मूड या अप्रज्ञ, अप्रज्ञ। क्लियर। सुविज्ञ का बात की जाए, सुविज्ञ, देखो पहली बात है, अविज्ञ सुविज्ञ ये तर्क संगत है, इनका यूज नहीं है, तो इसलिए इनको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ 1-2 विलोम शब्द और डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। यानी उन एक्स्ट्रा में डिस्कस करेंगे जो कि ऑप्शन में नहीं है, फिर भी इनको छोड़ेंगे नहीं। एक आपने शब्द सुना होगा जागरण, जागरण, और एक शब्द आपने और सुना होगा उपकार। कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको बताना भी जरूरी है। तो बताइए, जागरण का विलोम क्या होगा और उपकार का विलोम क्या होगा। जल्दी से बताइए आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जागरण का विलोम क्या होगा, जागरण का होता है शयन, शयन। क्लियर। क्योंकि ये आपको आएगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, आपका सही जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे वर्ड भी आप तैयार करते चले, जिससे कि आपको मान के चलिए ये अज्ञ विज्ञ का विज्ञ विलोम ना दिया गया होता। क्योंकि देखो, जो एक्स्ट्रा में आपको कराए जाएंगे वो इस दृष्टि से कराए जाएंगे कि ये आपको हो सकता है, मतलब चांसेस हैं, लगभग 70% चांसेस हैं कि इन पेपर्स में जो भी शब्द लिखे जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं लिखा जाएगा, जो भी शब्द लिखे जाएंगे वो इस बेस पर लिखे जाएंगे कि लगभग उनके आने के चांस लगभग 70 से 80% होंगे।
तो उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का होगा अपकार। ठीक है, तो उपकार का अपकार होगा और जागरण का शयन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्द युग में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? अब एक शब्द है जो त्रुटिपूर्ण है, अब उनमें उनको त्रुटिपूर्ण विलोम को छानना है। शब्द युग में से कौन सा एक है जो त्रुटिपूर्ण है? देखो, अनुग्रह का आग्रह होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहता है अनंत का अंत होगा। ऑप्शन नंबर सी जड़ चेतन के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर डी आकृष्ट और निकृष्ट के बारे में बात करता है। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि कौन सा शब्द युग्म है जो एक दूसरे का विलोम है। बताइए, अनुग्रह का आग्रह होगा? कन्फर्म है आप? क्या अनुग्रह कौन कौन बच्चा ए ऑप्शन नंबर ए पर जाना चाहेगा, अनुग्रह का आग्रह? या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनंत का अंत होगा? क्योंकि त्रुटिपूर्ण पूछा गया है, तो बताइए कौन सा इनमें से क्या अनंत का अंत होता है, जड़ का चेतन होता है, या आकृष्ट का निकृष्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अनुग्रह का आग्रह? कन्फर्म, श्योर हैं आप? बिल्कुल। देखो, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है ये इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि हमसे त्रुटिपूर्ण पूछा गया था, त्रुटिपूर्ण ये है। देखो क्या होता है अनुग्रह का, क्या होता है? देखो, अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है, विग्रह। विग्रह, क्लियर? तो आग्रह ना होकर विग्रह होगा। अनंत और अंत सही है विलोम शब्द। जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का निकृष्ट होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जबकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है अनुग्रह का विग्रह, क्योंकि त्रुटिपूर्ण पूछा गया था और ये त्रुटिपूर्ण ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। जिन लोगों का ये प्रश्न सही गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों का गलत गया है, सोचने वाली बात है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किस विकल्प में से सही विलोम युग्म नहीं है? यानी कि फिर से हम आप वही वाली बात करते हैं, सही युग्म यानी त्रुटिपूर्ण वाले की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक युग्म ऐसा है जो एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं है। अब उस एक दूसरे का जो विलोम शब्द नहीं है उस शब्द को छाड़ना है। छाटिए। ऑप्शन नंबर ए अमावस्या पूर्णिमा, क्या ये विलोम है एक दूसरे का? या आचार अनाचार विलोम है? या गुप्त का मुक्त विलोम होगा? या कुटिल का सरल विलोम होगा? ये प्रश्न कई बार आया है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा गुप्त का मुक्त होगा, आचार का अनाचार होगा, अमावस्या का पूर्णिमा होगा, या कुटिल का सरल होगा? जल्दी से राइट आंसर दीजिए। अच्छा चलो 50-50 चलते हैं, केबीसी की तरह। बताइए, अमावस्या पूर्णिमा, क्या इन दो जो ऑप्शन है, विकल्प हैं, क्या इन दोनों ऑप्शन में कोई गलत है? कितने लोग जाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई? कितने लोग ये कह रहे हैं कि ऑप्शन ए और बी में से कोई एक ऑप्शन गलत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो, अमावस्या पूर्णिमा बिल्कुल सही है, दोनों ही 15-15 दिन में आती हैं। आचार अनाचार ये भी बिल्कुल सही है, तो ये तो ऑप्शन ए बी तो नहीं होंगे। क्लियर? इस प्रश्न का राइट आंसर ए बी नहीं होंगे। अब गुप्त और मुक्त, गुप्त का मुक्त होगा या कुटिल का सरल होगा? जल्दी बताइए, सी डी में कौन सा सही होना चाहिए? क्या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन है जो गलत है? तो कुटिल और सरल, क्या ये गलत है या सही है? जल्दी बताइए, कितने लोग कुटिल और सरल पर जाना चाहेंगे? कितने लोगों को लगता है कि कुटिल का सरल विलोम शब्द नहीं होगा या सरल का कुटिल विलोम शब्द नहीं होगा? तो कुटिल का सरल ये बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे का विलोम है। गुप्त और मुक्त के बारे में बात की जाए तो गुप्त और मुक्त, देखो गुप्त का प्रकट होता है। कल ही ये प्रैक्टिस सेट में आपको ये बताया गया था, गुप्त का क्या होता है? गुप्त का प्रकट। जैसे समझो, कोई शब्द, कोई बात है, हम कहते हैं कानाफूसी, कि किसी को बताना मत, ये बहुत राज की बात है, और किसी को बता दिया तो राज कहाँ रह गया? क्लियर? सोच के देखो, चीजों को अपने जीवन पर लागू करो। किसी को बताना मत बहुत राज की बात है, यानी कि बहुत गुप्त बात है, अब किसी को बता दिया तो राज रह ही नहीं गया, वो तो प्रकट हो गया। तो भाई ये गुप्त का प्रकट होगा, ना कि मुक्त होगा। मुक्त का क्या होता है? मुक्त का विलोम क्या होगा? तो मुक्त का विलोम होता है मोक्ष, ठीक है ना? या बंधन, सॉरी मोक्ष नहीं होगा, बंधन होगा, बंधन।
मुक्त का बंधन, यहाँ पे मुक्त होता या मोक्ष होता, मोक्ष, तो इसका विलोम बंधन ही होता। चाहे मोक्ष लिखो या मुक्त लिखो, दोनों का ही विलोम बंधन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखो किस युग्म का विलोम शब्द है जो शुद्ध रूप नहीं है। इसमें से वही त्रुटिपूर्ण वाला पूछा गया है। देखो, संधि का समास होगा, औदार्य का अनौदार्य होगा, श्वास का निश्वास होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो, संधि का क्या होता है? संधि का समास होता है? नहीं। या औदार्य का अनौदार्य होता है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। ABCD में कौन सा सही विकल्प सही होगा? जल्दी से ABCD में कौन सा विकल्प सही होगा, इस बारे में जल्दी से बताइए आप लोग। कि आपके सामने एक चौथा नंबर का क्वेश्चन रह गया है, चौथा नंबर है आपके सामने, और जिसमें त्रुटिपूर्ण वाला पूछा गया है, जैसे कि अभी तक त्रुटिपूर्ण वाले चल रहे हैं। तो बताइए कौन सा संधि का समास होगा, औदार्य का अनौदार्य, निश्वास या श्वास दोनों एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं, या उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। देखो, संधि का विग्रह होता है ना कि समास होता है, पहली बार। या संधि का व्यास होगा, व्यास, समास नहीं होगा। तो ये ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जबकि औदार्य का अनौदार्य बिल्कुल सही है, श्वास का निश्वास विलोम शब्द है, हाँ बिल्कुल है। उत्कर्ष का अपकर्ष भी एक दूसरे का विलोम है, लेकिन संधि का समास विलोम नहीं है, संधि का समास विलोम नहीं है, जबकि संधि का होगा व्यास, संधि व्यास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। फिर से देखो, संयुक्त। अब बात करते हैं हम संयुक्त पर। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करना है, हमें संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करनी है। अब बताइए इसमें संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा सही होगा। इसमें त्रुटिपूर्ण वाला नहीं पूछा गया, इसमें सही वाला पूछा गया है कि संयुक्त का विलोम क्या होना चाहिए। तो वियुक्त होगा, या पाहन होगा संयुक्त का विलोम, या चालुक्य होगा संयुक्त का विलोम, या वियोग होगा संयुक्त का विलोम। तो बताइए क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से। देखो, संयुक्त क्या होता है, कोई भी चीज है जोड़ दी, संयुक्त हो गया, हटा दी, क्या हो गया, वियुक्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, जो 3 ऑप्शन उनको डिस्कस कर लेते हैं। पाहन, पाहन के बारे में बात की जाए तो अब बताइए, पाहन और चालुक्य और वियोग। देखो, चालुक्य क्या है, चालुक्य एक वंश था, चालुक्य वंश, तो इसका तो विलोम नहीं कह सकते, ये तर्कसंगत है। पाहन को ना होकर देखो, वियोग के बारे में बात की जाए तो वियोग का क्या होगा, संयोग, संयोग का होता है वियोग, संयोग। क्लियर? पाहन, पाहन क्या होता है बताइए। पत्थर, एक पत्थर है, दूसरा नाजुक है, मृदु है, पाहन। ठीक है, तो इसका भी तर्कसंगत है, इसका भी नहीं होगा। कुछ तो एक्स्ट्रा शब्द के बारे में बात करते हैं। परुष, एक शब्द आएगा, काफी बार आया है और इसको आप नोट कर ही लें, बिल्कुल भी ढीलेगा मत। तो परुष का जो होगा वो होगा कोमल। क्लियर? उसके बाद पत्थर, पान में पत्थर होता है ना, पत्थर, पत्थर का होता है मोम। ठीक है, पत्थर कभी पिघलता है नहीं, लेकिन मोम पिघल जाती है। ठीक है ना, तो पाहन ना होके पत्थर होता तो मोम हो जाता। अब वो कभी कभी ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। आवृत शब्द का विलोम पूछा गया, आवृत शब्द का विलोम पूछा गया, बताइए आवृत शब्द का विलोम क्या होगा। जल्दी से आवृत शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। देखो, विमोचित, आच्छन्न, परिच्छन्न या अनावृत। देखो, विमोचित, आच्छन्न, परिच्छन्न तो नहीं होंगे, आवृत का अनावृत बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर? बाकी सभी असंगत हैं, विमोचित, आच्छन्न, परिच्छन्न ही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सौम्य,
शब्द का विलोम पूछा गया है। सौम्य शब्द का विलोम पूछा गया। बताइए सौम्य मीन्स क्या होता है? मधुर। कहना वो बहुत सौम्य है, मतलब बहुत नेक, बहुत भला इंसान है, बहुत मधुर इंसान है, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो कौन था? सौम्य। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य, ऑप्शन नंबर बी उग्र, ऑप्शन नंबर सी शत्रु, या ऑप्शन नंबर डी दुराशा है। उम्मीद है कि इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सौम्य, देखो सौम्य क्या होता है? जो मधुर हो, जो लड़ाई झगड़ा ना करे, और उग्र जिसकी लड़ाई तो भरी पड़ी है, बस तुम बोलो कहाँ लड़ना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहे हैं। सुप्त। सुप्त मीन्स क्या होता है? सुप्त मीन्स होता है सोया हुआ, और सुप्त का विलोम शब्द पूछा गया। हमारे पास ऑप्शन है पौरुषत्य, पौरष्ट्य, घालक, जागृत या गर्मी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सुप्त का। देखो सुप्त का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? पौरुषत्य होगा, घालक होगा, जागृत होगा, गर्मी होगी। देखो सुप्त में तो है सोया हुआ, जागृत में जागा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पहली बार। क्लियर? गर्मी क्या है? गर्मी का सर्दी, एक दूसरे के विलोम तो है ही, ठीक है। बाकी तीनों नहीं, बाकी नहीं है, ये भी तो नहीं, गर्मी का सर्दी ये है, लेकिन सुप्त का विलोम नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इकाई का विलोम पूछा गया है। इकाई, तो इकाई का विलोम ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा? देखो इकाई का इकाई होगा, बी सैकड़ा होगा, सी इकाई होगा, या डी दहाई होगा। चलिए बताइए इकाई का विलोम शब्द क्या होगा? इकाई का दहाई होगा, इकाई होगा, सैकड़ा होगा, इकाई होगा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही विकल्प होगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इकाई जो शब्द है उसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई का दहाई होगा। या आगे से याद रखिए, आप कभी फंसे ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि प्रश्न में आ सकता है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न बने हैं वो सभी आने की दृष्टि से बने हैं, लगभग उनके आने के चांसेस लगभग 90% से ऊपर का है। तो किसी भी प्रश्न को और किसी विकल्प को आप हल्के में ना लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। खिन्न का विलोम क्या होगा? खिन्न शब्द है, उसका विलोम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हमारे पास है मुदित, ऑप्शन नंबर बी विखिन्न, ऑप्शन नंबर सी मूल, ऑप्शन नंबर डी मृदु। तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर खिन्न का। खिन्न का विलोम पूछा गया है। देखो मुदित, विखिन्न, मूल या मृदु में से खिन्न का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है मुदित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, खिन्न का मुदित होगा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ और शब्दों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये शब्द नहीं है। देखो मौन, एक शब्द है मौन, और एक शब्द है अनाथ, और एक शब्द है सम्मुख, और एक शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ। अब हमारे पास चार हैं, चारों के हमें विलोम शब्द बताने हैं। मौन, मौन का हो जाता है मुखर। मुखर कहता जो चुप रहता हो, जो मुंह पे बोल देता हो। अनाथ का होता है सनाथ, ये आपको नोट कर लेने हैं। सम्मुख का हो जाएगा विमुख। कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों ही अलग हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विलोम हैं। कृतज्ञ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो विलोम शब्द तो अब कंप्लीट हो गए, अब हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि किस विकल्प में से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में एक विकल्प सॉरी नहीं है, एक विकल्प ऐसा है जिसके जो सभी शब्द हैं एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। हो सकता है कोई दो हो लेकिन तीसरा ना हो, ठीक है। हो सकता है कि तीनों ही अलग अलग पर्यायवाची हो, अलग अलग चीज शब्द के, तो उस एक विकल्प को छांटना है। देखो रसना, जीवा और जवा, चाप, धनु और चपला। ऑप्शन नंबर सी निर्वाण, कैवल और मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी कुबेर,
राजराज और यक्षराज, जिनमें से हमें हमारे देखो, अब बात करते हैं सबसे सरल से कठिन की तरफ। हमें किस चीज के बारे में ज्ञान है और किस चीज के बारे में हम तोड़ मरोड़ के ज्ञान लेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। रसना, जिह्वा और जबान, तीनों ही जीभ से जुड़े हुए हैं और तीनों ही जीभ के पर्यायवाची है, जीभ के। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल सही है। निर्वाण कैवल्य मुक्ति, गौतम बुद्ध को आपसे पूछा निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, वो कैवल्य कहलाए, वो मुक्त हो गए संसारिक बंधनों से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मोक्ष। ये मोक्ष का पर्यायवाची, तीनों के तीनों। कुबेर, राजराज, यक्षराज, कुबेर का खजाना, राजराज, यक्षराज, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चाप, धनु और चपला के बारे में बात करते हैं। चाप और धनु आपस में पर्यायवाची, लेकिन चपला किसका पर्यायवाची, चपला किसका है, चपला है विद्युत का, चपला। काफी बार लिखा है चपला है विद्युत का, विद्युत, ठीक है। क्लियर? कोई समस्या है तो बताइए। और भी पर्यायवाची हैं, देखो विद्युत हो गया और दामिनी हो गया, दामिनी। तड़ित हो गया, तड़ित, और चंचला, चंचला, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी किसके पर्यायवाची, चपला के ही पर्यायवाची हैं। अब चाप और धनु के बारे में बात की जाए तो देखो, धनु के पर्यायवाची से बात करते हैं यहाँ पे, और पर्यायवाची लिख लेते हैं। चपला तो हटा ही दो, ये तो हटा ही दो, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चाप और धनु के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ले लेते हैं, इस जगह पर चाप, एक हो गया धनु, और सरासन, शरासन, सरासन, और धनुष, धनुष, और धनुई, धनुई। क्लियर? ये सभी किसके हैं, चाप और धनु के। धनुष, उम्मीद है कि ये सब चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि यमुना के सही पर्यायवाची कौन से हैं। यमुना शब्द है, उसका सही पर्यायवाची कौन सा शब्द है, उसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए अर्क्षता, ऑप्शन नंबर बी रवितन्या, ऑप्शन नंबर सी कालिंदी, या ऑप्शन नंबर बी चचरीक, ऑप्शन नंबर बी में ही दूसरा शब्द दुहिता, अर्कजा। कालिंदी, क्षिति और संकुत, रवितन्या, कालिंदी और बसुमती। तो बताइए आप लोग, यमुना के सही पर्यायवाची कौन सा युग्म होगा जो यमुना का सही पर्यायवाची होगा। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। यमुना का सही पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा। अर्कसुधा, रवितन्या या और कालिंदी, इनमें से कौन सा विकल्प, क्या इनमें से कोई एक अलग है, क्या इनमें से कोई एक विकल्प अलग है, क्या आपको ऐसा लगता है, या अर्कसुधा, रवितन्या, कालिंदी। देखो चंचरीक मीन्स क्या होता है, चंचरी, मधुप, भ्रमर, भंवरा, समझ में आया, भंवर, ये सभी क्या है, चंचरी के ही हैं। अर्कजा कालिंदी का है, दुहिता, समझ में आ रहा। कालिंदी, क्षिति और संकुत अलग है, संकुत अलग है। रवितन्या, कालिंदी, बसुमती। रवितन्या कालिंदी तो है, रवितन्या और कालिंदी यमुना के पर्यायवाची, लेकिन बसुमती और यमुना का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो आप यमुना के पर्यायवाची और लिख लो। देखो एक होता है अर्कसुता, नोट करना सब लोग, अर्कसुता। एक हो गया रवितन्या, तन्या। एक होता है कालिंदी, कालिंदी। एक होता है कृष्णा, एक होगा अर्कजा, एक होगा सूर्यसुता, सूर्यसुता। क्लियर? तो हमारा जो ये सभी किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची, इस सभी शब्द पर्यायवाची कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर ए कमला, ऑप्शन नंबर बी ज्योति, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर ए देखो, यानी विकल्प ए कमला, ज्योति और रोशनी, ऑप्शन नंबर बी मतंगा, मतंग, कुंजर और कपीश्वर, ऑप्शन नंबर सी कुटिल, दुर्जन और इंदिवर, ऑप्शन नंबर डी शशि, शशांक और सुधांशु। तो जल्दी से बताइए कि 13वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो कपीश्वर क्या होता है? बजरंग बली का नाम है ये, बजरंग बली का, हनुमान, हनुमान, ये सभी कपीश्वर के ही हैं पर्यायवाची। कमला, ज्योति और रोशनी, ज्योति और रोशनी एक ही है लेकिन कमला अलग है। ज्योति, रोशनी, प्रकाश, प्रभा, तम, तो तमी से अंधकार होता है। कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, देखो कुटिल और दुर्जन तो समझ में आता है, इंदिवर थोड़ा सा भिन्न लगेगा आपको, ठीक है। शशि, शशांक और सुधांशु, शशि चंद्रमा, शशांक और सुधांशु भी चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। और भी पर्यायवाची हैं, उनको देख लो। एक होता है रजनीश, रजनीश, दूसरा होता है राकापति, राकापति, एक होता है राकेश, ये सभी चंद्रमा के ही पर्यायवाची, राकेश। छपाकर, 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 निशाकर, 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 विदु और मयंक, मयंक काफी ज्यादा फेमस है नाम, मयंक, मयंक सॉरी मयंक और विदु। इनमें से आपने कौन कौन सुने? मयंक सुना है, निशाकर सुना है, राकापति सुना है, रजनीश सुना है, राकेश सुना है, विदु भी याद रखना आज से, क्लियर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इनमें से जो ये तीनों हैं बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल सही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। गंगा का पर्यायवाची पूछा गया, गंगा, ठीक है, जो कि हमारी सबसे पवित्र नदी है, देव नदी है, उसके बारे में बात करते हैं। और इनमें से नहीं पूछा गया, इनमें 4 ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, उस गंगा के पर्यायवाची को नहीं पूछा गया, वो बताइए। तो गंगा क्या है? देव नदी, देव नदी। अब देव को सूर्य बोलते हो, क्लियर है ना? और नदी को शरी बोलते हो, सरिता, तटनी, सरिता, तटनी, ये सब बोलते हो ना नदी को। अब इन दोनों को संधि विच्छेद किया जाए तो क्या आएगा? सुर शरी, पूरा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा ताट जाएगा, सुर शरी। तो ये तो हो गया गंगा का पर्यायवाची बिल्कुल। भागीरथी, क्योंकि भागीरथी ये बिल्कुल है, तो ये भी बिल्कुल है गंगा का पर्यायवाची, सुरसरी भी गंगा का पर्यायवाची, मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची, जबकि अवतरणी ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के और भी पर्यायवाचियों के बारे में बात करते हैं। तो विष्णुपति, विष्णुपति है गंगा का पर्यायवाची। देव नदी तो है लिखा है, जहानवी भी गंगा का ही पर्यायवाची, जहानवी। सुरसरिता, सुरसरिता, सुरसरिता और सुरसरी भी तो है, क्लियर? ये सभी गंगा के ही पर्यायवाची हैं, जबकि अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? कौमुदी, टीका, व्याख्या, दिवाली या सभी? कौमुदी, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। कौमुदी का सही बात क्या होगा? देखो टीका, व्याख्या और दिवाली, टीका, व्याख्या, दिवाली, ये सभी किसके पर्यायवाची? ये सभी कौमुदी के पर्यायवाची हैं। कौमुदी पर्यायवाची या समानार्थी दो भी कह लो। कौमुदी के और भी पर्यायवाची हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो एक हो गया चांदनी, एक होता है विवेचन,
विवेचन। ज्योत्सना का बहुत ज्यादा फेमस है, ज्योत्सना। और बताइए, और हो जाएगा चंद्रिका। चंद्रिका, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कौमुदी के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर? कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी कौमुदी के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अवगाहन। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? स्वागत करना, ऑप्शन नंबर बी आसन करना, ऑप्शन नंबर सी जानना, या ऑप्शन नंबर डी छानबीन। तो अवगाहन शब्द है, उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? अवगाहन का। अच्छा, अवगाहन का अर्थ होता क्या है? पहली बात जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, अवगाहन का जो शब्द है उसका अर्थ होता क्या है? अवगाहन होता है खोजबीन। कोई गुप्त कोई मिल नहीं रहा है तो उसको सर्च करते हैं ना, खोजबीन करते हैं। खोजबीन, खोजना। तो अवगाहन का एक समानार्थी शब्द होता है छानबीन करना भी। छानबीन या खोजबीन दोनों ही एक दूसरे समानार्थी हैं। ठीक है, और भी इनके समानार्थी के बारे में बात की जाए तो एक वो है चिंतन, मनन, मंथन, अन्वेषण। अन्वेषण। क्लियर? ये सभी क्या है? अवगाहन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। निम्नलिखित शब्दों में से राम के पर्यायवाची कौन से नहीं है? राम के शब्द है, राम के पर्यायवाची पूछा गया है, भगवान राम के बारे में बात की जा रही है, उनके पर्यायवाचियों के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ऐसा शब्द हमें छाड़ना है ऑप्शन नंबर ABCD में जो राम का पर्यायवाची ना हो, और इसको आंख देख के ही आप लगा लोगे। जो राम का पर्यायवाची नहीं है वो है कपीश्वर, क्योंकि किसका पर्यायवाची? बजरंगबली का पर्यायवाची है। बजरंगबली, हनुमान, पवन पुत्र, सॉरी पवन पुत्र। क्लियर? ठीक है, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र, ये सभी वो नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं राम के। रघुपति, रघुपति, राघव और राजा राम तो है ही। ठीक है, कमल नयन, इनके नयन कमल के समान थे, कमल नयन। अवधेश, अवधेश, अवधेश हो गया। और पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बात करते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम। क्लियर? तो ये हैं राम, श्री राम के पर्यायवाची, और बजरंगबली यानी कि कपीश्वर के पर्यायवाची ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। चंदन का पर्यायवाची पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो चंदन का पर्यायवाची है? मलयज, मंडन, सोम और मरीचि। ये करवाया है हमने, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो चंदन का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए, चंदन का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A मलयज, ऑप्शन नंबर B मंडन, या ऑप्शन नंबर C सोम, या ऑप्शन नंबर D मरीचि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए कौन सा होगा? चंदन। जल्दी से आप इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए, चंदन का पर्यायवाची कौन सा होगा? चंदन का होगा मंडन, सोम या मरीचि। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। चंदन विषि व्यापत नहीं, लिपटत रहित भुजंग, आपने नाम सुना होगा ना, चंदन विषि व्यापत नहीं, लिपटत रहित भुजंग। तो चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, सोम, मरीचि, मंडन या मलयज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है, मलयज।
चंदन का मलेज इसका राइट आंसर है, जबकि सोम क्या होता है? मधु होता है, शहद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित में सरिता का पर्यायवाची कौन सा है? तटनी, त्रिपतिका, निम्नगा या तरंगिणी? और इसमें पूछा गया नहीं, सरिता का नहीं पूछा गया है। इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सरिता का पर्यायवाची नहीं है? अब जल्दी से उस प्रश्न पर को बात करते हैं जो सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तटनी, त्रिपतिका, निम्नगा या तरंगिणी? जल्दी से बताइए। देखो, तटनी, निम्नगा या तरंगिणी ये सभी सरिता के पर्यायवाची हैं, और ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। त्रिपतिका किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताइए, त्रिपतिका किसका पर्यायवाची है? ये सरिता का नहीं, ये गंगा जी का पर्यायवाची है। त्रिपतिका गंगा का पर्यायवाची है। क्लियर? कैसे? देखो, गंगा भागीरथी से निकलती है और इस तरह जाती है, और कुछ नदियां हैं जो इससे मिलती हैं। ठीक है, तो कैसी पथ हो गया? एक तो सामने जा रहा है, दूसरी बात ये भी है कि एक रास्ता इस साइड से भी आ रहा है, एक रास्ता इस साइड से भी आ रहा है, तो 3 रास्ते मिलेगा, 1 2 और 3, तो ये हो गया 3 पथों से जा रही है त्रिपतिका। गंगा का ही पर्यायवाची है। और सरिता के बारे में बात किया, तटनी, निम्नगा, तरंगिणी और निर्झारिणी। निर्झारिणी और पयस्वी, पैसुनी, पयस्वनी। पय मीन्स पानी होता है, पैसुनी मतलब नदी, और आपगा, 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 तरमाला, ये सभी नदियों के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा? ऐसा शब्द जो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। ये पर्यायवाची में 20 अंतिम क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन आने थे, और 10वां क्वेश्चन है ये पर्यायवाची का। तो जल्दी से बताइए कि कोई भी क्वेश्चन ये गलत नहीं करेगा कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब उस शुद्ध वर्ग को छानना है। ऑप्शन नंबर ए, इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष या मघवा। ऑप्शन नंबर बी, घर, निकेतन, आयतन या निलय। ऑप्शन नंबर सी, यमुना, कालिंदी, भानुतन्या, जाह्नवी। ऑप्शन नंबर डी, वस्त्र, पाटक, अंबर या चीर। वस्त्र, पाटक, अंबर या चीर। जल्दी से बताइए, इनमें से ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा? उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का सही आंसर, हमने कहा ना आपसे, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऑप्शन टफ हो सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा सरल वाला। आपको पता है, ग्रह 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 गे सदन धाम, आप तो पढ़ते आए हो, तो बार बार आपसे देखो घर का ही पूछा गया, और ये घर में जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, सदन लिख लो, धाम लिख लो, गेह लिख लो, ये सभी किसके हैं? घर के ही तो पर्यायवाची हैं, और ये बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इंद्र के बारे में बात की जाए, देखो इंद्र हो गया रति के पति। ठीक है, रति के पति रतीश कौन है? इंद्री है। सहस्राक्ष और मघवा के बारे में बात करते हैं। सहस्राक्ष, मघवा, देखो सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा गलत हुआ। देखो, मघवा, सहस्राक्ष ये सभी इंद्र के इंद्र, सॉरी, सहस्राक्ष और मघवा ये सभी इंद्र के ही पर्यायवाची, लेकिन रतीश इंद्र के पर्यायवाची नहीं है। ये किसके पर्यायवाची है? रति। ये किसके पर्यायवाची? ये सचिपति हैं। इंद्र सचिपति, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। और सचिपति हैं इंद्र, और रतिपति हैं रतीश। रति के पति हैं कामदेव। क्लियर? तो भूलना मत। तो इसमें से रति अलग है, बाकी तीनों ही सही है, तो इसलिए ये गलत हो गया। यमुना, कालिंदी, भानुतन्या, जाह्नवी के बारे में बात की जाए, तो जाह्नवी किसका पर्यायवाची? अभी बताया था, गंगा जी का पर्यायवाची है जाह्नवी, तो इसलिए ये अलग हो गया। वस्त्र, पाठक, अंबर और चीर, कितना नीले नीले अंबर पर, समझ रहे हो ना, वो गाना सुना होगा, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ऐसा कुछ साथी हो। ठीक है, वो अंबर यानी कि आकाश के बारे में बात हो रहा है, तो ये अलग हो गया वस्त्र, पाटक और चीज, क्योंकि वस्त्र, पाटक और चीज तीनों ही कपड़ा है। और जो नहीं है वो अंबर नहीं है, क्योंकि अंबर आकाश होता है, आकाश।
क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आदर्शिका, आदर्शिका का तद्भव पूछा गया है, बताइए। अब तत्सम तद्भव के बारे में बात करते हैं। हमारे सामने 10 प्रश्न बनेंगे तत्सम और तद्भव के। तो अब आदर्शिका के बारे में बात करते हैं। आदर्शिका का तद्भव क्या होगा? आदर्शिका एक तत्सम शब्द है, पहली बात तत्सम। अब पूछा गया है तद्भव शब्द। तो आदर्शिका का आंच होगा, आरसी होगा, आदर्श होगा, अदरक होगा। चलिए से बताइए कौन विकल्प सही होगा। देखो आदर्शिका का अर्शी होगा, आरसी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आदर्श अपने आप में तत्सम शब्द है। ठीक है। और आरसी, आरसी के बारे में बात की जाए तो आरसी का विलोम दो होंगे, सॉरी तत्सम शब्द दो होंगे। एक होगा आदर्शिका और एक होगा आदर्श। ठीक है। लेकिन जब आदर्शिका के बारे में पूछी जाए तो आदर्श का के बारे में पूछी जाए तो आदर्श नाम लगा के आप ऑप्शन नंबर बी यानी आरसी पर टिक करेंगे। लिख लेना जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि ये ऐसा है कि ये प्रश्न पहले भी बना हुआ है, वहाँ पे आदर्श को टिक ना करके आरसी पर टिक किया गया है। और जो आयु का प्रश्न है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और हमें उसी के हिसाब से चलना भी पड़ेगा, क्योंकि नंबर वो देंगे। आपका ज्ञान अच्छी बात है, ज्ञान है, लेकिन अब वो नहीं मान तो क्या कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए आपको इस प्रश्न का आंसर आरसी पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर 22 देखो, इनमें से तत्सम तद्भव के बारे में बात की जा रही है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा होगा? शुरुआत में तत्सम और एक दूसरा शब्द तद्भव। देखो श्रेष्ठ और सेठ, अरहट रहट, कंकति कंघी, मिष्ट मीठा। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म श्रेष्ठी का सेठ होता है, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठी का होता है। सही लिखो, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का सेठ होता है, सॉरी सेठ। तो ये गलत हो गया। अरहट और रहट के बारे में बात की जाए तो अरघट होता है, अरघट, अरघट का होगा रहट, लेकिन यहाँ पर अरहट है तो ये भी गलत हो गया। मिष्ट, देखो एक होता है मिष्ट, एक होता है मिष्ट। कहते हैं मिष्टानंद दीजिए, तो वो मिष्ट होता है, मिष्ट ना कि मिष्ट। तो ये बर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है, इसलिए गलत हो गया। तो कंकति और कंघी के बारे में बात की जाए तो ये बिल्कुल सही शब्द है। कंघी के बारे में बात कीजिए, कंघा जो आप बालों में करते हो ना, उसके बारे में बात कीजिए तो उसको उसका तत्सम होता है कंकति और तद्भव होता है कंघी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। कौन शब्द युग्म है जो तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है? किशन, कटी, कर्क या कृषकाय? किशन, कटी, कर्क या कृषकाय? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, किशन। किशन का जो तत्सम क्या हो जाएगा? कृष्ट हो जाएगा। बाकी कटी और कर्क और कृषकाय ये तत्सम नहीं है, तो ये ऑलरेडी तत्सम है। ठीक है। अब कटी के बारे में बात की जाए तो कटी का होता है तद्भव कमर। कर्क का क्या होगा? यहाँ पर कर्कट लिखा होता है, कर्क। कृषकाय के बारे में बात की जाए तो कृषकाय का क्या होगा? जल्दी से बताइए। कृषकाय तो ऑलरेडी तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, एक शब्द है जो तद्भव नहीं है। अब उस तद्भव शब्द के बारे में बात करते हैं कि कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तुरंत, आज, धीरज या खरपत? देखो खरपत, खरपत क्या है? खरपत तद्भव नहीं है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। और खरपत का होगा क्या? खपर, खप्पर, खप्पर। धीरज का धैर्य होगा, तत्सम धैर्य। ठीक है। आज का आद होगा, आद, सॉरी अद। तुरंत का त्वरित होगा, त्वरित। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चना का सत्सम बताइए। चना का हो जाएगा चड़ाक, चड़ा या चाड़क या चड़ाक। तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए कौन सा सही आंसर होगा?
चना का, तो चना का सही आंसर होगा चड़क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चना का चड़क इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार या उल्लास। तद्भव शब्द आलस, तो तुम बहुत आलस देखो, आलस एक होता है आलस और दूसरा होता है आलस्य। तो बिल्कुल ये आलस है ना कि आलस है, इसका तत्सम होगा आलस है। ऐसा लिखा होता तो ये तत्सम होता ना कि तद्भव। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि कुष्ठ, अंधकार, उल्लास ये सभी तत्सम शब्द हैं और हमें तद्भव पूछा गया तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया गया। अब इनके बारे में बात की जाए, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास का तद्भव बताएं तो कुष्ठ का होगा कोढ़, बताएं उसको कोढ़िन की बीमारी है। समझ रहे हो आप लोगों के आसपास लोग अगर देसी भाषा बोलते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं जो तत्सम ना हो, तो बोलते हैं उनको कोढ़ी की बीमारी है, वो कोढ़ की बीमारी है उनको, वो समझ रहे हो, वो कोढ़िन है, ऐसा कुछ यूज करते हैं ना वर्ड, वो ही है कुष्ठ का। अंधकार का क्या बात की जाए तो अंधकार का होगा अंधेरा। उल्लास के बारे में बात की जाए तो उल्लास का होता है हुलास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला या नाच। तद्भव नहीं है, तद्भव यानी तत्सम के बारे में बात की जा रही है। देखो दीपावली और दिवाली फर्क है। दीपावली है तत्सम शब्द जबकि दिवाली है तद्भव शब्द। और कौन सा तद्भव नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, धरती का धरित्री होगा, नेवला का नकुल होगा नकुल, नाच का नृत्य होगा तत्सम नृत्य। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। तत्सम तद्भव के बारे में बात की जा रही है, तत्सम तद्भव के बारे में बात की जा रही है। बताइए कौन सा युग्म है जो असंगत है? छत्र, चैत्र का चैत, चक्र का चक्का, पत्र का पड़। देखो चैत्र का चैत या छत्र का छत्र, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। देखो पत्र और पड़ का होता है पत्ता, तो पत्ता का तत्सम पत्र और पत्रा का तत्सम पत्र का पत्ता होता है, पड़ नहीं होता है। पहली बात, पत्र जो कि तत्सम है लेकिन इसका तद्भव होगा पत्ता ना कि पड़। क्लियर? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी तीनों ही सभी संतुष्ट हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, तद्भव पूछा गया है। आश्चर्य, इलायची, उल्लास या अग्नि। अग्नि भी तत्सम है, उल्लास भी तत्सम है, आश्चर्य भी तत्सम है, और इलायची क्या है? बताइए इलायची क्या है? इलायची क्या है? इलायची है तद्भव शब्द, ठीक है। इलायची का जो तत्सम होगा वो होगा एला, एला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, हस्ती का तद्भव क्या होगा? हस्ती का क्या होगा? हथेली, हस्त या हाथ या हाथी। तो बताइए हस्ती का क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हाथी। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग हमारे 48 लगभग 12 मिनट हैं 30 क्वेश्चन कराने में। तो 12 मिनट में 30 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बढ़ेंगे, लगभग 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो रहेगा। देखो जिस वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य या अनिर्वचनीय। जिसे वचन द्वारा भी पूरा ना किया जा सके उसको बोलेंगे अनिर्वचनीय। अनिवार्य वो काम होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, जो लोक से हो वो अलौकिक, जो किसी का अनुकरण करता हो उसको बोलते हैं अनुकरणीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, जिसका अनुभव किया जा सके, यानी जिसको फील किया जा सके, अनुभव, उसको क्या? अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य, अनुभूति। तो बताइए क्या होगा जिसका अनुभव किया जा सके? देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूत। जिसका अनुभव किया जा सके उसको अनुभूत बोलते हैं, ठीक है। और अनुभव करने योग्य के लिए, अनुभव करने योग्य, अनुभव करने योग्य, उसको क्या बोलेंगे? अनुभाव्य। और जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, जिसको बहुत ज्यादा अनुभव हो, उसको बोलेंगे अनुभवी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, धन से संबंध रखने वाला क्या होते हैं? मालिक, आर्थिक, मूल्यवान या कीमती। धन से संबंध रखने वाला क्या बोलते हैं? मालिक।
या आर्थिक। तो जो चीज धन से संबंधित होती है वो उसे बोलते हैं आर्थिक। अर्थ मीन्स होता है पैसा, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, जिसके बिना कार्य ना चल सके। ऐसा शब्द है, बताइए कोई एक शब्द है जिसके बिना कार्य नहीं होता है। अति आवश्यक, अपरिहार्य, आवश्यक, अपेक्षित। तो उसको जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। उसका सही आंसर होगा अपरिहार्य, जिसके बिना कोई कार्य ना हो सके, जिसके बिना कार्य ना चल सके, अपरिहार्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, जिसका कोई शत्रु ना नहीं जन्मा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु या शत्रु विहीन। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो उसका होगा उसका अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही जन्म ना लेता हो। अजय होता है जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजयी होता है जो शत्रुओं पर जीत हासिल कर चुका हो। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलेंगे शत्रु विहीन। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कहते हैं, तेज बुद्धि वाला। कुशाग्र बुद्धि, अल्प बुद्धि, तपस्वी या विद्यार्थी। तो तेज बुद्धि वाले को बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि या अल्प बुद्धि। कौन सा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। और जिसकी बुद्धि बहुत कम हो, अल्प बुद्धि। जो तपस्या करता है वो तपस्वी होता है, और जो विद्या ग्रहण करता है वो विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए कौन शब्द होगा। धरोहर, उत्तराधिकार, रिक्त या परिसंपत्ति। तो इसका सही आंसर होगा रिक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त बोली जाती है। क्लियर। जिसकी कोई संपत्ति हो, वस्तु पर जिसका कोई किसी का अधिकार हो। ऐसी वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसको बोलते हैं परिसंपत्ति। ऐसी वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, ठीक है, उसको बोलते हैं परिसंपत्ति। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है, जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो। ऐसा व्यक्ति जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो। अरे देखो वो देखो बहुत बेकार हैं, ये वो, उनकी ये कमी वो कमी, ठीक है, उसको क्या हुआ, परिनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रान्वेषी या आलोचक। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो उससे होते हैं छिद्रान्वेषी। कहते हैं बाल में खाल खोजना, खाल में बाल वाला सीन वही है कि जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है, और जो किसी की गुण दोषों की आलोचना करता हो उसको बोलते हैं आलोचक। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है। दुर्निर्वार, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। अब बताइए इनमें से कौन सा दुर्निर्वार। तो इसका सही आंसर होगा देखो वार है ना, जिस पर वार करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्निर्वार। ठीक है, अब जिसे दूर करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। देखो, जिसे देख पाना कठिन हो, अदृश्य, जिसे जीत पाना कठिन हो, अजय या शत्रु। ठीक है, शत्रुसेन ऐसा कुछ नाम था ना रावण के पुत्र का। जिसे जीत पाना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, कुछ और भी शब्द हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो, अनुचित बातों के लिए आग्रह होता है दुराग्रह, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, जिनकी उपमा ना हो अनुपमेय, और जो उचित समय पर ना हो असामायिक, सामाजिक नहीं असामायिक, और साधारण नियम के विरुद्ध किया गया काम अपवाद होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो जो कि अंतिम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। देखो जो सिंपल बात, जो स्त्री, इनमें सही युग्म चयन करना है। देखो जो स्त्री अभिनय करे, स्त्री के बारे में बात की जाए तो अभिनेता नहीं अभिनेत्री होता है, पहली बात तो इसलिए गलत हो गया। जो व्याकरण को जानता हो वो होते हैं व्याकरणिक। आंखों से परे, प्रत्यक्ष ना परोक्ष। लौट कर आया हुआ क्या होता है, लौट कर आया हुआ क्या बोलेंगे, प्रत्यागत। सही है, लौट कर आया हुआ। इसमें से सही युग्म का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करते हो, देखो ये भी गलत हो गया, और उसमें व्याकरण है। देखो ये व्याकरण, ये वर्तनी गलत है। व्याकरण इस तरह लिखा जाता है, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण नहीं, ये गलत हो गया। वर्तनी, इसकी शब्द की वर्तनी गलत है। आंखों से परे परोक्ष होता है ना कि प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब विशेषण और विशेष के बारे में बात करते हैं। कुसुम, कुसुम का विशेषण क्या होगा, जल्दी से बताइए कुसुम का विशेषण क्या होगा। कुसुमता, कुसुमित, कुसुमलता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कुसुम का। तो इसका सही आंसर होगा कुसुमित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
देखो संज्ञा अर्थात सर्वनाम के गुण दोष, संख्या, व्याकरण इत्यादि का मतलब परिमाण आदि का जो बोध कराती है, ठीक है, जो विशेषता बताती है उसको कहते हैं विशेषण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कुसुमित होगा, कुसुमित। और 42 देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। हमारे पास 4 ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन है जो विशेषण है। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। वह बहुत पीड़ा में है, तो क्या है? या उसका मजहब, उसकी नैतिकता, या नैतिक अलग है, नैतिकता अलग है, ठीक है। तुम इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखो नैतिकता अलग है, नैतिक अलग है। नैतिकता हो जाएगी संज्ञा, जबकि नैतिक हो जाएगा विशेषण। क्लियर? नैतिक में इक लगा दो, नैतिक इक प्रत्यय लगने से बनता है। आगे बढ़ते हैं 43। गुणवाचक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? बुरा, तीसरा मैला या लाल। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तीसरा गुणवाचक है, मैला, लाल, बुरा, ये सभी गुणवाचक है, लेकिन तीसरा संख्यावाचक है, ना कि गुणवाचक, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा थोड़ा इसको, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? रामायण सुंदर रचना है। पहली बात, सुंदर क्या है, रचना क्या है? सुंदर है रचना की विशेषता, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया। अब कैसा विशेषण है? सर्वनामी विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक या गुणवाचक? तो क्या है? गुण की बात की जा रही है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। अब गुणवाचक जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, नुकीला, सुंदर, ठंडा, मीठा, गोल, दोपहर, ये सब क्या गुण है? संख्याओं में 1, 2, 3 या दुगना, तीगना, चौगुना, ठीक है। परिमाण नाप तोल के बारे में बात की जाए, सर्वनाम, सार्वनामिक के बाद कोई विशेषण होता है और विशेषण से पहले कोई, ठीक है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 45 देखो, बनारस में कौन सा विशेषण है? बनारसी। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक? देखो बनारस की विशेषता है बनारसी, तो इसका जो सही आंसर होगा गुणवाचक। बनारस के लोगों को बनारसी बोलते हैं क्योंकि उनकी विशेषता होती है, वो बनारस से होते हैं। 46 देखो, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा में कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो कोई क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक या सर्वनाम? तो बताइए इनमें से कोई क्या है? तो कोई होगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए में 10 क्या है? 10 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक? तो 10 क्या है? 10 है संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या कह रहा है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। थोड़ी सी क्या है? देखो ये प्रश्न विशेषण, विशेष, ये सब बहुत बार किए, 15, 20, 15 तो हो गए हैं, 10 से ज़्यादा ही, 10-15 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी, प्रैक्टिस भी और प्रीवियस के पेपर्स भी। तो अब चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी, अब इतना टाइम टेकन नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ें कई बार क्लियर कराई हैं। तो थोड़ी सी क्या है? गुण है, ठीक है। या थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा क्या है? गुण है या प्रमाण है? ना, गुण नहीं है, ये प्रमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि इसमें गुण की बात की जाए थोड़ी सी, यहाँ पे प्रमाणवाचक विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो इसमें बात में पुस्तक क्या है? विशेष से है ना, ठीक है। तो इस प्रश्न में पुस्तक विशेष से है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, जो कि अंतिम है विशेषण विशेष में। इस वाक्य में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों ने से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं को अस्पताल है, यही गलत है। यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस प्रश्न में यही गलत है, ठीक है। यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। एक बार बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, अब देखो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अस्पृश्यता, जल्दी से बताइए, अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर, इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता इस तरह लिखा जाएगा। वर्तनी भैया शुद्ध का चयन करना है, अनुसंगिक, आनुषंगिक, अनुसंगिक या अनुसंगिक? तो इसमें से सही आंसर बताइए कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा किस पर आप जानना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आनुषांगिक होता है, बिल्कुल, और आनुषांगिक होता है, स्टार मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फिर से शुद्ध छाटना है। दंपति, दंपति गलत हो गया, दंपति, दंपति ये भी गलत हो गया। अब दंपति और दंपति, दंपति देखो, दंपति पति पत्नी को दंपति बोलते हैं, ना कि दंपति बोलते हैं, और इसमें शुद्ध छाटना है दंपति, सॉरी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है, दंपति बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों ही गलत है। क्लियर? तो इस पर इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दंपति, दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द है? परीक्षा, मुमूर्षु, मुमुर्मु या परीक्षा। तो शुद्ध बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। मुमूर्षु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मुमूर्षु, जबकि परीक्षा इस तरह लिखा जाएगा, मुमूर भी इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, परीक्षा को इस तरह लिखता है, परीक्षा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। महत्वाकांक्षा, देखो महत्व गलत हो गया, महत्व, महत्व, महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्व, देखो आकांक्षा है ना, इस तरह लिखो, महत्व प्लस आकांक्षा, आकांक्षा। जब इसको हम संविच्छेद करेंगे तो ये जो बड़ा आ है ना, तो इसमें डंडे के रूप में आ जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। ठीक है, भारत एक समृद्धशाली देश है। इनमें से अशुद्ध बताइए कौन सा है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, जल्दी बताइए। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? देखो इसमें जो शुद्ध है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है, समृद्धिशाली देश है, बिल्कुल सही। वर्तनी भी सही है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? पत्र लिखा गया किसके नाम पर? ठीक है, इसमें बताइए पत्र किसके नाम लिखा गया, ये सही होगा। किसके नाम पर लिखा गया ये गलत है, पर हटाना, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन जो शुद्ध है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को किससे ही संभव, बिल्कुल गलत है। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है। सभ्यता से विकास आदर्श, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा वाक्य की संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध होगा? संज्ञा के प्रश्न। सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं होते। सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं होता। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं होती। ठीक है, इस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि देखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु तो क्या हो सकता है? ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? केवल वाक्य बताइए कि कौन सही है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध वाक्य का चुनकर लिखिए। तुम क्या करता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करता हूँ, गलत। तुम क्या करता है, गलत। तुम क्या करते हो या तुम क्या करते हैं ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। तो हमारे आज की क्लास कंप्लीट होती है। टोटल 60 क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन में लगभग आपने अगर देखा होगा तो पर्यायवाची और शुद्ध विलोम और इनको सबको अगर देखा जाए तो कम से कम हम लोगों ने सॉल्व किए लगभग 100 से भी ज्यादा प्रश्न। ठीक है, और आपसे कुछ प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बताए गए हैं, उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। अगर आप नए हैं तो चलिए टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि RU की क्लास चल रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस के पेपर सॉल्व हो चुके हैं, कोई भी लापरवाही मत दीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और आप प्रश्नों का सही आंसर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।